हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट नंबर 4। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन्स के पहले लॉज को समझा। उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो नीट के पेपर में हो, चाहे वो जेईई मेंस के पेपर में पूछे गए हो। उसके बाद हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में देखा, इंपल्स के बारे में देखा, मोमेंटम के बारे में देखा बच्चों। और हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स को जाना कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, और लास्ट टाइम हम जाते जाते लेक्चर में बताए थे सूडो फोर्स के बारे में कि सूडो फोर्स क्या होता है। एक्चुअली में वर्चुअल फोर्स होता है जो कहां पे अप्लाई किया जाता है। तो आज हम सूडो फोर्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज ये लेक्चर मेनली क्वेश्चन बेसिस पे है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू बने रहेंगे और जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये चैप्टर में, हम लोग वो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो आज हम देखते हैं अपने टॉपिक्स को सूडो फोर्स के बारे में, जो कि हम कल के क्लास में देखा था। सूडो फोर्स क्या होता है सर? देखो, न्यूटन ने क्या बोला था। सबसे पहले तो समझो न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है। सबसे पहले समझो न्यूटन के सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ न्यूटन ने क्या बोला था? सेकेंड लॉ किसका बाबू? न्यूटन का। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहा था? क्या कहा था कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें वेलोसिटी का चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा कोई बॉडी, तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना, F बराबर एम ए पढ़ा था ना। ये कब होता है सर? जब मास हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। जब मास हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये वैलिड होगा सर। कब होगा सर? ये वैलिड कब होगा? 90%, 95% क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। 95% क्वेश्चन जितने भी लॉज ऑफ मोशन के हैं, चाहे वो मेंस में पूछे गए, चाहे वो नीट में पूछे गए हो, वो सब इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। अब देखिए, F बराबर एम ए। अब सूडो फोर्स का चर्चा जब हम किए हैं कि सर सूडो फोर्स के बारे में कुछ बताइए, लिखो सूडो फोर्स के बारे में। सूडो फोर्स क्या होता है सर? सूडो फोर्स क्या होता है सर? सूडो फोर्स क्या होता है? मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी, इसमें मास मान लो कि 5 केजी का रखा हुआ है, और ये जो है वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये इसका एक्सेलरेशन है। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया कि इसके अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति और एक बाहर व्यक्ति बैठा हुआ खड़ा है। तो अंदर जो व्यक्ति बैठा होगा ये इसको देखेगा, रेस्ट में देखेगा ना बाबू? जी सर, देखेगा। तो ये इसके लिए कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो इसको बोल देते हैं राम, इसको बोल देते हैं श्याम। तो याद रखना ना बाबू कि ये व्यक्ति राम जो है, ये क्या है सर? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्या है सर? राम जो है वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ठीक है सर। मान लिए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। लेकिन जो श्याम देखेगा वो तो देखेगा ना मोशन में है, क्योंकि सर गाड़ी जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। जी सर, देखेगा। मतलब सर श्याम जो है ना वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है। क्या है सर? इनर्शियल ऑब्जर्वर है। जी सर, मान लेते हैं श्याम जो देखेगा ना 5 किलो को, तो ये मोशन में देखेगा। क्या देखेगा? मोशन में देखेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में देखेगा। लेकिन राम जो है ये बोलेगा अरे ये चल कहां रहा है यार। हाँ, तो यही तो कहलाता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में। और याद रखना, अगर ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड जो है ना बाबू, ये नहीं होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। मतलब F बराबर जो एम ए हम लोग यूज करते हैं, ये यहां वैलिड नहीं होगा। इसके लिए आया है सूडो फोर्स। क्या आया है? यही सूडो फोर्स आया है जो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर पे लगेगा। कहां लगेगा? नॉन इनर्शियल के केस में। और इनर्शियल ऑब्जर्वर के केस में तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड कर सकते हो। F बराबर एम ए जो है ये यहां पे वैलिड है। क्या है बाबू? वैलिड है ना? जी सर, वैलिड है। समझ में आया ना? जी सर, समझ में आया। सूडो फोर्स क्या होता है? एक वर्चुअल फोर्स होता है। सूडो फोर्स कल हम बताए थे ना, एक वर्चुअल फोर्स होता है जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई होता है।
जी सर। चलो अब सूडो फोर्स लगेगा राम के लिए, राम के लिए लगेगा सूडो फोर्स, ना कि श्याम के लिए लगेगा। समझ में आ रहा है ना, राम के लिए लगेगा सूडो फोर्स, क्योंकि ये नॉन राम जो है, ये राम जो है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। अब याद रखना सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, ये याद रखना, ये याद रखना कि जो सूडो फोर्स है ना, जो ये सूडो फोर्स है ना, ये हमेशा अपोजिट लगता है। सूडो फोर्स हमेशा ना बाबू अपोजिट लगता है। जैसे एफ लिखोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस एम में, क्या हो जाएगा माइनस एम में, निगेटिव साइन डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अब जैसे कि मान लो यहां पे था कोई ब्लॉक था, कितने से जा रहा था सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने का ब्लॉक था सर, सर ये ब्लॉक जो था ना ये 5 किलो का था, ठीक है सर मान लिए। अब यहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ, राम यहीं पे बैठा हुआ है, तो राम के केस में लगेगा सूडो फोर्स, क्या लगेगा सर सूडो फोर्स, और ये हमेशा डायरेक्शन इधर है, सूडो फोर्स लगेगा पीछे, वो इस पे लगेगा इस बॉडी पे। क्लियर है ना, क्लियर है ना, कितना होगा सूडो फोर्स, तो F बराबर M है, मास कितना है 5, A कितना है बाबू 5, मतलब कितना हो जाएगा 25 न्यूटन, कितना लगेगा सूडो फोर्स 25 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट निगेटिव साइन क्या करता है, ये डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है कि जिधर मोशन है ना उसके जस्ट अपोजिट लगेगा, डायरेक्शन को बताता है। मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स। क्लियर है ना बाबू, जी सर क्लियर है। अब यहां पे मान लो श्याम खड़ा है, श्याम के लिए कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, श्याम के लिए नॉट रिक्वायर्ड सूडो फोर्स, नॉट रिक्वायर्ड, कोई सूडो फोर्स श्याम को नहीं चाहिए। क्लियर ना बाबू, जी सर क्लियर है। उसी प्रकार से मान लो एक और बॉडी है, एक ऐसे बॉडी है, मान लो ये कोई ट्रॉली है, ये कोई ट्रॉली है, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यहां पे कोई बॉक्स रखा हुआ है 10 किलो का, यहां पे कोई 10 किलो का बॉक्स रखा हुआ है और अंदर में खड़ा है राम बेचारा। कौन खड़ा है, राम। तो राम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा ना यार इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में, जी सर नॉन इनर्शियल होगा। तो राम के लिए इस बॉक्स में की तरफ पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स F बराबर P बराबर M है। बांस कितना है 10 किलो, A कितना है 4, मतलब हो जाएगा 40 न्यूटन का सूडो फोर्स। क्लियर ना, जिधर मोशन है उसके जस्ट अपोजिट लगता है, ये हमारा ट्रॉली है। समझ रहे हो ना बाबू, समझ रहे हो ना, हाँ। तो यही पूछा जाता है सूडो फोर्स का काम कहां पे होता है, लिफ्ट के केस में। जैसे ये आप लिफ्ट पे चढ़ते हो, लिफ्ट का जो केस होता है, लिफ्ट का केस देखो, केसेस ऑफ लिफ्ट। अब लिफ्ट का केस हम आपको समझाते हैं आज बहुत प्यारे ढंग से, हैशटैग दो, क्या पढ़ेंगे हम लोग, केसेस ऑफ लिफ्ट। जो लिफ्ट का केस होता है ना बाबू, आज हम लोग लिफ्ट के केस को समझेंगे। सबसे पहला केस ये है कि अगर लिफ्ट रुका हुआ है, अगर लिफ्ट जो है ना, अगर लिफ्ट जो है ना ये क्या है रेस्ट में है, अगर लिफ्ट रुका हुआ है, लिफ्ट जो है ना रेस्ट में है, किसमें है बाबू, लिफ्ट जो है ना रेस्ट में है। अगर लिफ्ट रेस्ट में होगा तो क्या होगा, मान लो ये हमारा लिफ्ट है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है और ये लिफ्ट जो है या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, या तो लिफ्ट रेस्ट में है या कांस्टेंट। दोनों के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा बाबू, 0। अरे होगा ना यार, बोलो ना यार, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा सर, बिल्कुल 0 होगा। इस केस में ना आगे की तरफ ऊपर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है और ना नीचे की तरफ, मतलब कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इस बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, जी सर लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा सर, mg के बराबर। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ अगर लिफ्ट रुका है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो आदमी को जो महसूस होगा ना, जितना वो वेट का वजन का उतना ही वजन, सेम वजन, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्ट mg के बराबर है। तो जितना ये जो नॉर्मल फोर्स ऑक्युपाई करेगा वो मतलब आदमी का जो वेट होगा, वेट ऑफ पर्सन जो होगा वो जितना होगा उतना ही दिखेगा, एग्जैक्ट।
एग्जैक्टली इट्स ऑन वेट। जितना उसका वेट होगा उतना ही ये वेट शो करेगा। क्लियर ना? जब लिफ्ट रेस्ट में होगा, हम बार बार कह रहे हैं, जब लिफ्ट रेस्ट में होगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब दूसरा केस क्या है? केस नंबर बी में क्या है? केस बी में क्या है? बी में क्या है? अगर लिफ्ट मूव करता है, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब अब ये अपवर्ड मूव कर रहा है लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो इस केस में क्या होगा सर? मान लीजिए लिफ्ट ये है, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और लिफ्ट अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्लियर ना? याद रखोगे ना यार? जी सर याद रखेंगे। तो याद रखना ये चीज, क्या याद रखोगे? किसके नीचे लगेगा mg, इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल। जी सर। तो इस केस में क्या लिखोगे? ऊपर जा रहा है लिफ्ट, मतलब नॉर्मल ऊपर जा रहा है, और माइनस mg हो जाएगा, mg नीचे बराबर ma। तो यहां से नॉर्मल बराबर क्या लिखोगे? ma प्लस mg, ma प्लस mg, ma प्लस mg लिखोगे ना? अब इससे ऊपर क्या लिखे थे? नॉर्मल बराबर mg, मतलब नॉर्मल अपने वेट के बराबर है, आदमी का जो वेट है एक्चुअल वेट w के बराबर। तो यहां पे क्या आया? na प्लस mg। तो mg तो ऑन वेट है इसका अपना, mg तो इसका w के बराबर है, मतलब जो नॉर्मल निकलेगा ये होगा ma प्लस इसका ऑन वेट। मतलब आदमी को होगा भारी भरकम महसूस, आदमी वेट फील करेगा, वेट इसका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज है जिस केस में। याद रखना, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आदमी का वेट बढ़ जाएगा, आदमी का वेट बढ़ जाएगा, उसको लगेगा हम भारी हो गए, उसको लगेगा हम भारी हो गए। बच्चा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? जी सर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से। याद रखना, आदमी को लगेगा हम भारी हो गए क्योंकि इसका जो वेट है इसमें ma जुड़ गया है, ma जुड़ गया है। समझ रहे हो ना बाबू? जी सर समझ गए। याद रखना, और एक चीज और भी याद रखना, ये जो जितने भी एक्सेलरेशन है ये लेस देन होगा जी से, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से कम होगा, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से कम होना चाहिए। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। दूसरा कहानी, तीसरा कहानी सुनो। लिफ्ट जो है ना बाबू, ये जो लिफ्ट है ना, अब समझो, ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, किधर जा रहा है? डाउनवर्ड नीचे की तरफ, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ, और ए का वैल्यू होगा लेस देन होगा जी। डाउनवर्ड जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? तो सर क्या होगा? तो डायग्राम देख लीजिए क्या होगा। नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है। अब गौर करना, यहां पे क्या होगा? इसके नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? तो एक बात होता, नीचे आ रहा मतलब डोमिनेट कौन करेगा? mg माइनस n बराबर ma। n को उधर भेज दो तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? mg माइनस ma। क्लियर है? क्लियर है ना? और n बराबर लिखो, mg क्या होता है? mg क्या था बाबू? mg क्या था कहीं बताओ तो? mg क्या था देख लो, mg क्या था? इसका एक्चुअल वेट, अपना जो वेट है, तो ये जो w के बराबर है, तो लिख सकते हो अपने वेट में से कुछ घट गया, ma घट गया। इसका मतलब अभी जो फील होगा वेटलेसनेस, क्या फील होगा? वेटलेसनेस फील होगा। क्लियर है ना? वेटलेसनेस का कंडीशन समझ गए ना? जब कोई भी लिफ्ट नीचे की ओर आएगा, जब कभी लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो इसको वेटलेसनेस फील होगा। वेटलेसनेस फील होगा ना यार? जी सर कल हम बताए थे ना, आपको हम बता चुके थे, लिफ्ट ऊपर जाएगा, लिफ्ट रुका रहेगा या लिफ्ट चलेगा। तो याद रखना कब वेटलेसनेस होगा, कब लिफ्ट में कौन सा केस लगेगा। क्लियर है ना बाबू? जी सर क्लियर है। तो ये चीज पता होना चाहिए, ये चीज आपको बेहिचक पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ओडिशा जेई 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी प्री 2011 में पूछा गया है, केरला पीटी 2002 में पूछा गया है, उसके बाद सीबीएसई पीएमटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, मणिपाल एमई 1995 में पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आपको कंसेप्ट बता देंगे तो सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो क्या कह रहा है, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg, 60 किलो का वजन है किसी आदमी का,
इनसाइड अ लिफ्ट, लिफ्ट का मास है 940 केजी, मतलब मान लो ये लिफ्ट है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं और लिफ्ट का मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, ठीक है सर। उसके बाद प्रेस बटन, वन कंट्रोल बटन, लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और ए का वैल्यू दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे द टेंशन ऑफ सपोर्टिंग केबल, यहां पे कोई केबल लगा हुआ मान लेते, यहां पे कोई केबल लगा हुआ है, यहां पे टी का वैल्यू पूछ रहा है, टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताओ तो तुम, सबसे पहले लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना यार, तो यहां पे टेंशन डोमिनेट टी बराबर हो जाएगा ना टी, और ये दोनों नीचे लग रहा है, मतलब क्या नीचे लग रहा है सर, मतलब ये नीचे लग रहा है ना, ये दोनों का दो टोटल मास, मतलब स्मॉल टोटल मास, मतलब टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, क्योंकि मास तो ये दोनों लगेगा। जी सर लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स टी में से घटेगा, टी माइनस स्मॉल एम, टी माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, तो दोनों का मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ए। समझ गए? अब यहां से तुमको टेंशन निकालना है तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बन गया है। तो तुम स्मॉल एम का मास कितना है सर, ये 60 किलो है सर, और ये कितना है सर, 940 किलो है। टोटल कितना होगा, 60 और 940, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल एमिनेट कितना हो जाएगा, 1000, टोटल मास 1000। तो लिख लो टी माइनस 1000 गुना जी बराबर 1000 गुना ए। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो टी का मान निकालना, टी एक तरफ रखो, ये हो जाएगा 1000, ए का मान, ए कितना है सर, ए है 1, तो गुना 1, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1000 और गुना 10, तो कितना हो गया सर, ये टी बराबर हो जाएगा 1000 प्लस 10,000, 1000 प्लस 10,000, 10,000 में 1000 जुड़ गया तो क्या हो गया बाबू, 1100 होगा ना। ये सब तो यहां पे 1 हो जाएगा और 000, ये है कहीं आंसर क्या, 11000, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है, हमने क्या पहले ही बताया, ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट का मास एम है, मैन का मास स्मॉल एम है, तो फिर ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ गया ना, ऊपर की ओर गया ना यार, तो यहां पे एम ए प्लस एम ए जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, यहां पे जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो दिमाग लगाओगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर तुम उसका आंसर दोगे, ठीक है ना बाबू। चलिए, तो ये चीज आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग ऑफ रॉकेट या जेट, जो जेट है या कोई रॉकेट है जो हवाई में उड़ता है, हवा में उड़ता है, ये किस सिद्धांत पे उड़ता है, न्यूटन के कौन सा सिद्धांत पे, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ या सभी लॉ। तो याद रखना, न्यूटन का पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, अगर कोई चीज रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, या कोई यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो वो चलता रहेगा, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। क्लियर ना बाबू। तो ये पहला लॉ है, तो ये पहला लॉ तो हो नहीं सकता है सर, ये होगा नहीं। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ F बराबर एम ए, क्लियर है ना, जहां पे मास कांस्टेंट होगा, दूसरा लॉ है। तो दूसरा लॉ एक्सेलेरेट करता है। तीसरा लॉ कहता है, तीसरा लॉ के बारे में आपको बताते हैं, न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है, ये कहता है एवरी एक्शन हैज, ये तीसरा लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है ना। हम तुम पे जितना लगाएंगे तुम हम पे उतना लगाओगे, बात को समझ रहे हो ना। 4 तप रख देंगे, तुम भी मेरे को 4 बार मारोगे, ऐसे किसी चीज को मारते हैं तो मेरे को भी उतना ही चोट लगता है ना बाबू। जी सर। तो याद रखना, अगर हम मान लो ये मेरा कोई बॉडी है, ये कोई एम मास का बॉडी है जो ग्राउंड पे है, और ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा एन, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा एन, तो उसी प्रकार से ये भी ग्राउंड को नॉर्मल लगाएगा एन। अब कोई बच्चा कहेगा ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। जी सर, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है, क्योंकि ग्राउंड ने इस पे एन लगाया तो ये भी सरफेस कांटेक्ट में ये भी एन लगा सकता है। लेकिन बहुत बच्चा क्या करता है पता है, अगर नहीं पता होगा तो ये समझता है क्योंकि इस पे ग्राउंड ने इस पे एन लगा रहा है और इस पे नीचे ना ग्राउंड लगा रहा है, एमजी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स तो इसी पे लग रहा है, ये दोनों तो सेम बॉडी पे लग रहा है। और एक्शन और अपोजिट रिएक्शन वाला जो है, एक्शन और रिएक्शन याद रखना, ए एंड आर, एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट बॉडी पे होगा, दोनों अपोजिट बॉडी पे लगेगा, अपोजिट बॉडी पे लगेगा। क्लियर ना। ये नॉर्मल एमजी नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉर्मल एमजी नहीं है,
क्लियर है ना? याद रखना, ये अगर ये सरफेस इसको एन नॉर्मल लगाया है, ये सरफेस इसको नॉर्मल लगाया है, तो ये भी इसको नॉर्मल लगा सकता है, इसको भी इतना ही हक है, ये भी नॉर्मल लगाता, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है क्योंकि हमको इसी बॉडी पे कैलकुलेट करना होता है, हमको इसी बॉडी पे चाहिए होता है फोर्स। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। उसी प्रकार जैसे तुमको देखे हो, मान लो कोई बॉडी है इधर, चलो मान लेते हम अभी कुछ और कंसेप्ट बता देते तुमको। देखो मान लो कि हम लोग जब एफबीडी बनाते थे ना बाबू, एफबीडी में क्या होता था, ये कोई मान लो M1 है, ये कोई M2 है। अब देखो क्या करते थे हम लोग करते थे ना एक चीज कि ये इस पे नॉर्मल ऊपर की ओर लगाएगा तो सेम नॉर्मल ये भी इसको नीचे की ओर लगाता है, तो ये यहां तो दिखता था, यहां तो दिखता था, लेकिन कहां नहीं दिखता था, यहां नहीं दिखता था। कहां नहीं दिखता था? यहां पे, कि ग्राउंड इसको नॉर्मल एन लगाता था। उसके बाद हम लोग कुछ चर्चा ही नहीं करते थे, लेकिन चर्चा नहीं करते थे क्योंकि हमको कोई काम ही नहीं था, हमको सरफेस का थोड़े फोर्स पूछता था, लेकिन उतना ही फोर्स सरफेस को भी लगता है नॉर्मल एन, लेकिन हम लोग इसका यूज ही नहीं करते थे क्योंकि हमको सरफेस का फोर्स चाहिए नहीं। लेकिन यहां पे हमको दोनों, ये इसके ऊपर नॉर्मल एंडस लगता था तो ये भी नीचे की ओर लगाता था एंडस, तो ये एन और एंडस ही तो एक्शन और रिएक्शन पेयर है, ये तो एन एंड एंडस है ना, यही एक्शन और रिएक्शन पेयर है। क्लियर है ना? तो याद रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, लिख लो, दिमाग में फिट कर लो, एक्शन और रिएक्शन पेयर हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। कहां लगेगा बाबू? दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। क्लियर है ना सर? जी सर क्लियर है, बहुत मजा आ गया। तो याद रखना कि हमेशा ये नॉर्मल बराबर जो तुम mg लिख लेते हो, नॉर्मल बराबर जो तुम mg लिख लेते हो, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, ये जो है एक्शन रिएक्शन नहीं है, एक्शन एंड, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। क्लियर है ना? ये एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। चलिए बात को समझ गए ना? याद रखोगे ना बाबू? जी सर याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, जो टॉपिक हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना? फिर हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमको मेनली आज क्वेश्चंस करना है बाबू, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद कल हम लोग देखे थे स्प्रिंग फोर्स के बारे में, देखे थे ना स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो स्प्रिंग फोर्स याद रखना क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सर? स्प्रिंग के पास लगता है, ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है। अगर नेचुरल लेंथ से इसको खींचेंगे, नेचुरल लेंथ से अगर इसको खींचेंगे तो क्या होगा? इसका लंबाई जो है वो बढ़ जाएगा। F एक्सटर्नल लगा के खींचे हैं तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, कितना बड़ा, इसको x लिख देते हैं। तो यही x हमारा होता है इलोंगेशन। क्या है? इलोंगेशन। यही x हमारा इलोंगेशन है ना बाबू? याद रखोगे ना? ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब देखो, तो अब या दूसरा केस ये है, या दूसरा केस ये ना है कि इसको दाब दो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के दाबे ना। जी सर दाबे, तो इसका लेंथ छोटा हो गया ना। जी सर, था इतना, यहां से यहां चला गया x। अभी क्या है? कॉम्प्रेशन। क्या है? कॉम्प्रेशन। तो ये लेंथ घटा भी ना। जी सर घटा, तो इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन हो रहा है सर। जी सर, तो याद रखना जब स्प्रिंग को खींचते हो, छोड़ते हो, वापस स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहता है, स्प्रिंग को पकड़े, खींचे, छोड़ दिए, वापस वो अपने शेप को या वो अपने स्टेट को रीगेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम खींचते हो या जैसे दाबते हो, खींचे हो, तो इसके पीछे स्टोर हो जाता है स्प्रिंग फोर्स। क्या स्टोर हो जाता है? स्प्रिंग फोर्स। छोड़ोगे वापस अपने तरफ आ जाएगा। तो यही स्प्रिंग, जैसे दाबे हो तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। हमेशा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब तुम स्प्रिंग फोर्स लिख सकते हो, क्या होता है सर? माइनस के एक्स। क्या होता है? माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स। और के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है बाबू। क्या है? ये जो के हमारा है ना बाबू, ये के हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है सर? स्प्रिंग कांस्टेंट है। बात को याद रखोगे ना? जी सर याद रखेंगे। एक्स हमारा क्या है सर? इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। क्लियर है ना? याद रख लोगे ना? जी सर याद रख लेंगे, हम लोग जान चुके हैं। माइनस साइन क्या है सर? माइनस साइन ये बतलाता है कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है इलोंगेशन या कंप्रेशन से। ऐसे खींचे हो, स्प्रिंग पीछे लगेगा, मतलब ये डायरेक्शन शो करता है कि ये निगेटिव साइन किसको दिखाता है? डायरेक्शन को दिखाता है, बाकी कुछ भी नहीं बताता है, डायरेक्शन को बताता है।
यही चीज था। इसके बाद अगर मान लो कि बहुत सारा स्प्रिंग है, अलग अलग स्प्रिंग है, अलग अलग स्प्रिंग है, यहां पे कोई मास बंधा हुआ है। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका K3 है, सब एक तरह का सीरीज में क्या है, तो स्प्रिंग का लिख लो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिखोगे बाबू? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, हालांकि हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ने ही वाले थे। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1/K इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। क्लियर है ना? ये नोट कर लोगे ना? जी सर याद रख लेना सीरीज में अगर होगा तो। और मान लो ये सीरीज में होगा, याद रखना। अगर मान लो फॉर 2 स्प्रिंग, मेनली तुमको 2 ही स्प्रिंग देगा। 2 स्प्रिंग क्या है? ये 2 स्प्रिंग देगा M K1 और K2। तो 2 स्प्रिंग के लिए K इक्विवेलेंट तुम आराम से निकाल सकते हो। रेसिस्टेंस पढ़े हुए क्लास 12 में, K इक्विवेलेंट बराबर K1 K2 बाय K1 प्लस K2। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना बात को? जी सर समझ रहे हैं। तो याद रखना K इक्विवेलेंट, याद रख लोगे ना? K1 K2 बाय K1 प्लस K2। तो जब 2 स्प्रिंग यूज होगा, कैसे निकाले? ऐसे ही तो निकाले। 2 स्प्रिंग हो तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। क्लियर है ना? अब इसका एलसीएम लोगे तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा K1 K2 हो जाएगा ना? एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा K1 प्लस K2। अब रिवर्स पलट दो तो पलट दोगे तो K इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर ये नीचे, इस तरह का इसको याद रखोगे। क्लियर है ना? अब मान लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 स्प्रिंग पैरेलल में रखा गया है 2 स्प्रिंग को। अब दूसरा कहानी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल 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 कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, स्प्रिंग को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, किसी बॉडी से पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ऐसे करके कोई मास बंधा हुआ है M मास, स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ये है K2, दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहां पे K इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? K इक्विवेलेंट नॉर्मली K1 प्लस K2 आएगा। K इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? कुछ नहीं आएगा, K1 प्लस K2 आएगा। तो पैरेलल में तो बहुत आसान है, तुम निकाल सकते हो आराम से, याद रख लो। क्लियर है ना? तो 2 स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है ना बाबू? जी सर क्लियर है। तो नोट करते रहोगे बाबू। देखो जितना मेहनत करोगे ना आज, उतना ही तुम सिलेक्शन से आगे बढ़ोगे, मतलब सिलेक्शन तुम्हारे पीछे भागेगा। कैसे सर? क्योंकि मेहनत करोगे तो फिर वो चीज जो तुम टॉपिक्स पढ़ रहे हो और उसे जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे, फिर तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मेरे को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तुमको तैयार रखना है कि जब मेरे को एग्जाम के दिन बैठना है, जिस दिन मेरा पेपर होगा, नीट या जेईई मेंस का पेपर होगा, उस दिन मेरे को इतना जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चंस पढ़ने से मेरे को अटैक होना चाहिए कि मेरे को उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। क्योंकि टाइम तो नहीं देना है, क्वेश्चन पढ़ने में हमको टाइम नहीं गुजारना है। मेरे को एक एक क्वेश्चन, एक एक सेकंड का कीमत है उस दिन, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना मेरे को क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा फिर ना, क्योंकि टाइम मेरे को लिमिट है, क्वेश्चन मेरे को उतना ही करना है, इतना ही देर में मेरे को उतना क्वेश्चन करना है। क्लियर है ना? चलिए सर, तो याद रखिएगा आप लोग। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं स्प्रिंग के, हम दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चन स्प्रिंग के कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं, हम लिखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला पूछा है फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। क्लियर है ना बाबू? और दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। क्या पूछा गया? एक्सटेंशन या इलोंगेशन, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक्सटेंशन पूछा गया है। ठीक है सर, डायग्राम में आपको ये दे चुका है, ये डायग्राम देख लीजिए, बहुत प्यारा डायग्राम है। ये डायग्राम आपको इस साइड में देख देते हैं, ये डायग्राम आपका है, ये डायग्राम है। ये डायग्राम है और वैल्यू भी दिया हुआ है। ये हमारा स्प्रिंग है, ये इसका के दिया हुआ है तुमको 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है ना?
अब आपसे सवाल का क्वेश्चन का आंसर पूछा गया कि मेरे को जवाब दो, मेरे को जवाब दो, तो जवाब दे देंगे। चलिए सर दे देंगे जवाब। ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बात याद रखना, एक चीज हम इससे पहले, ये क्वेश्चन तो पूछा गया एग्जाम में, लेकिन मेरे को ये याद रखना, अगर मान लो कोई पुल्ली है, कोई पुल्ली है, ये रस्सी से टंगा हुआ है ना, तो मान लो यहां पे भी कोई रस्सी निकला हुआ है, यहां पे भी कोई चीज, यहां पे कुछ पकड़ के मान लेते हैं इस तरह का है, इस तरह का है, और यहां पे कोई बॉक्स लटका हुआ है, मान लेते 10 किलो का बॉक्स लटका हुआ है, तो यहां पे टेंशन लगेगा ना बाबू, लगेगा सर, यहां भी टेंशन लगेगा टी, तो यहां पे टोटल टेंशन कितना हो जाएगा 2T। तो ये याद रखना, ये पुल्ली का टेंशन लगता है, ये पुल्ली का कंसेप्ट, अगर टेंशन T ये T तो ये 2T लगेगा। क्लियर है ना बाबू जी? सर ये पुल्ली क्या, ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, याद रखना पुल्ली जो हमारा होगा मासलेस होगा, मासलेस होगा, और दूसरा याद रखना फ्रिक्शनलेस होगा। क्या होगा बाबू? फ्रिक्शनलेस होगा, तो ही सवाल का आंसर आ सकता है, मासलेस होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। समझ गए ना बात को? तो याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना पुल्ली का, अगर ये टेंशन T लग रहा, अगर मान लो ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 20 हो जाएगा। याद रखोगे ना? बिल्कुल ठीक है सर। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा ना? जी सर आ गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, डाटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में डाटा क्या सब दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पुल्ली है, मतलब हम इस स्प्रिंग को ना हम अलग से फिगर बनाते हैं, इस स्प्रिंग को मान लेते हैं रस्सी की तरह। किसके तरह एज्यूम करेंगे? रस्सी की तरह। तो जब हम फिगर बनाते हैं, जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना बाबू, जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो देखो हम इस रस्सी को मतलब इस स्प्रिंग को मान लेते हैं एक रस्सी की तरह, तो मान लेते हैं रस्सी की तरह मान लिए हैं, और यहां पे एक पुल्ली लटका हुआ है, और ये कनेक्टेड है, ये जो है ना, ये जो है ना ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसी सरफेस से जुटा हुआ है, और यहां से है 5 किलो का। तो सबसे पहले हमको यहां पे टेंशन T निकालना होगा। यहां पे सबसे पहले हमको ये T डैश मान लेते इसको, क्योंकि ये T होगा और ये भी T होगा, तो T डैश बराबर हो जाएगा 2T। चलो एक बात बताओ, ये 5 किलो नीचे कितना लगेगा? ये लगेगा 5G। तो 5G का मतलब कितना होगा सर? 50 न्यूटन। ये भी 50 होगा, तब ये भी 50 लगेगा, एक ही रस्सी है तो 50 न्यूटन। तो ये कितना लगेगा सर? 2 गुने 50, तो कितना हो जाएगा सर? 100 न्यूटन। मतलब हमको स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना आया है? स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या था? T डैश था। ये कितना आया है सर? 100 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग 100 न्यूटन होगा। अब एक्सटेंशन पूछ रहा है, एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, खिंचाव कितना होगा? एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो टेंशन आया है, टेंशन जो फोर्स आया है स्प्रिंग पे ही ना आया है, जो T डैश है, इसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं। क्या होता है? ये माइनस के एक्स के बराबर होता है। तो कितना आया है सर? 100 आया है, बराबर माइनस के एक्स हो सकता है। तो x बराबर क्या होगा बाबू? x बराबर ही निकालना है मेरे को, तो माइनस के बट्टा 100। के कितना है सर? के दिखाइए, के हमारा है 200, कितना है? तो के हो जाएगा माइनस 200 बट्टे 100। बार बार बोले माइनस डायरेक्शन को दिखाता है, तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा एक्सटेंशन? 2 हो जाएगा। किसमें है? मीटर में है, तो एक्सटेंशन हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 2 मीटर हो जाएगा। याद रखोगे ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ गया, तो मेरे को स्प्रिंग दिया है, मेरे को मान लेना है कि रस्सी है, टेंशन है, तो मेरे को टेंशन निकाल लेना है। और टेंशन फोर्स निकला मतलब स्प्रिंग फोर्स निकल गया। तो टेंशन फोर्स निकला मतलब स्प्रिंग फोर्स निकल गया। तो टेंशन में जो रीडिंग आया है ना, वही रीडिंग हमारा होगा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। क्लियर है ना? तो बस इतना समझ लेना है कि अगर यहां पे टेंशन T लगेगा, यहां पे टेंशन T लगेगा, तो पुल्ली के पास जो रस्सी, यहां पे टेंशन हो जाएगा 2T, क्योंकि मासलेस और फ्रिक्शनलेस है हमारा। पुल्ली कैसा है? मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का पैटर्न देख लो। क्या है क्वेश्चन? यहां पे चलो देखो, यहां पे मास m है। अब देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, ये थीटा एंगल पे इलोंगेटेड है। जी सर क्लियर है। तो क्या रहा? फाइंड एक्सटेंशन, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में पूछ रहा है एक्सटेंशन। क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग में पूछ रहा है आपको एक्सटेंशन। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। क्लियर है ना? चलिए तो फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, चलो निकाल लेते हैं। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन पूछ रहा था। एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ क्लियरली मेरे को बताओ, अगर ये मास गिर रहा है किसके वजह से गिरता है?
हमने कल के क्लास में बताया था mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है इसको गिरने के लिए। कौन सा होता है? mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है। बात को समझ रहे हो? तो मान लो इस स्प्रिंग को रस्सी मान लो। क्या मान लो? रस्सी मान लो। तो ऐसा डायग्राम बनेगा ना बाबू? अरे बोलो ना यार। जी सर, ये थीटा है ना, यहां पे मान लो कोई मास m है, इस स्प्रिंग को मान लो एक रस्सी मान लो। क्या मान लो? रस्सी मान लो। तो रस्सी मानोगे ना तो मानो, लेकिन ये जो रस्सी के टेंशन लगेगा और नीचे क्या लग रहा है सर? mg sin थीटा। हम जो मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर कृपया करके देख लेंगे। मेरा कल का लेक्चर देख लेंगे, फिर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। mg sin थीटा मतलब टेंशन किसके बराबर हो गया सर? mg sin थीटा के बराबर। मतलब सर स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो गया सर? mg sin थीटा के बराबर। क्लियर ना बाबू? जी सर क्लियर है। स्प्रिंग जहां जाए उसको समझ लो एक रस्सी, एक टेंशन है। मान लो टेंशन फोर्स हमको निकाल लेना है और तो स्प्रिंग फोर्स निकल गया यहां से। जी सर निकल गया, बहुत बेहतरीन हो गया। अब देखो, अब तुमको निकालना है एक्सटेंशन। क्या निकालना है? एक्सटेंशन। बहुत इजीली है। एक्सटेंशन क्या होता है ना, एक्सटेंशन क्या होता है ना, स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स, और यही एक्स तो निकालना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स अपॉन के माइनस के साथ। हो जाएगा ना? स्प्रिंग फोर्स कितना निकला है बाबू? स्प्रिंग फोर्स कितना निकला है? mg sin थीटा, मतलब माइनस mg, माइनस डायरेक्शन को दिखाता अपॉन के। तो ये मेरा एक्सटेंशन हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होगा यार। मतलब जिस वक्त तुमने इस कंसेप्ट को सीखा कि मेरे को एंगल का कंपोनेंट करने आ रहा है, मेरे को इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने आ रहा है, फिर तुम आसानी से कर लोगे। क्योंकि अगर थीटा है तो समझ रहे हो ना, mg का कंपोनेंट करोगे ना, नीचे mg लग रहा है तो इधर हो जाता है mg cos थीटा। होता है ना बउआ? जिधर थीटा वहां cos, और इधर क्या हो जाएगा? mg sin। तो यहां पे नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल किसके बराबर हो जाता है? mg cos थीटा के बराबर। तो बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हिच फिगर रिप्रेजेंट करेक्ट एफबीडी। एफबीडी मतलब क्या होता है बाबू? फ्री बॉडी डायग्राम। आप लोगों को हम बताया था ना फ्री बॉडी डायग्राम। हमने जुगाड़ मेथड बताया था, हमने अपना कुल मेथड बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सेकंड में कैसे कर सकते हैं। किसी भी नीट या जेईई में क्वेश्चन पूछे गए उसको सेकंडों में कैसे करना है। तो एफबीडी का कोई जरूरत पड़ता ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्या रहा? व्हिच फिगर रिप्रेजेंट करेक्ट एफबीडी। करेक्ट एफबीडी। अरे वाह, मजा आ गया। एक बात बताओ, ये ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा ना, लेकिन 90 डिग्री पे लगाता है सरफेस, नॉर्मल लगाता है सरफेस 90 डिग्री पे लगाता है नॉर्मल, और इधर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg फोर्स। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या सर? यहां दिख रहा है, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे। लेकिन एक गौर करो, ये इस बॉडी से 90 डिग्री पे है, नहीं सरफेस से 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये बिल्कुल दिख रहा है सरफेस से 90 डिग्री। गलत है, ये भी गलत है। ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे। ये सरफेस से 90 डिग्री पे है। सर्फ ये तो बॉडी से 90 डिग्री पे है, ये सरफेस से 90 डिग्री पे है ना। ये एंगल कुछ बन रहा है तो ये मैच कर रहा है। तो सरफेस से 90 डिग्री पे नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो होता है ना, सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। क्लियर है ना बाबू? जी सर क्लियर है। तो याद रखोगे यार, याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? द फिगर शोज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब फिगर में ही साफ साफ दिख रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है किसी ब्लॉक पे। ठीक है सर। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। चलिए हम आराम से निकालते हैं सवाल का आंसर। नॉर्मल रिएक्शन ना पूछ रहा बाबू। एक बात बताओ, हम डायग्राम को बना ले क्या? देखो यहां पे ये हमारा थीटा है ना, ये मेरा कोई एम मास का ब्लॉक है ना। अब ये ऐसे फोर्स लग रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, ये फोर्स सेम डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर, एक बात बताओ, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा क्योंकि ये थीटा, इसको भी थीटा मान लेंगे, और एक कंपोनेंट इसका नीचे जाएगा। ये फोर्स है ना, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे जो गया है ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। उसी प्रकार से नीचे एक तरह का और फोर्स होता है प्लस mg, हम बता चुके हैं कॉस थीटा नीचे होता है, और यहां पे ऊपर क्या होता है? नॉर्मल होता है ना, होता है ना। जी सर होता है। mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसा है? कल का लेक्चर मेरा जाकर के देखोगे, फिर तुमको समझ में आएगा। तो नॉर्मल किसके बराबर है सर? नॉर्मल बराबर है एफ साइन थीटा के और प्लस mg कॉस थीटा के। कितना आसान क्वेश्चन है यार। देखो कहीं है क्या? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, एफ कॉस थीटा ना, गलत है। क्या mg माइनस है? गलत है। mg माइनस है? गलत है। mg कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सवाल आंसर यही जाएगा। तो याद रखोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस कंसेप्ट मेरा सही होना चाहिए। अगर मेरे पास कंसेप्ट सही है ना, फिर वो चाहे नीट का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे एडवांस का क्यों ना हो क्वेश्चन,
अगर कंसेप्ट सही है फिर मेरा क्वेश्चन भी सही होगा और मेरा आंसर भी सही होगा। क्लियर है ना? चलिए चलिए आगे बढ़ते। ये चीज दिमाग में रखना कि ये mg का कंपोनेंट एक लगता है mg cos थीटा नीचे की तरफ, इधर लगता है mg sin। तो नॉर्मल का आपका पूछ रहा था, ये ना पूछ रहा था व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने के लिए। जी सर बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टू फोर्स, एक 6 न्यूटन का लग रहा है, 3 न्यूटन का लग रहा है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को हम जुगाड़ मेथड से भी कर सकते हैं, अपना कूल मेथड जो हम बताएं वो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस पे हम क्या बोले थे, एफबीडी नहीं बनाएंगे। बिना एफबीडी के हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन को। एफबीडी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखो पहले हम लोग एक फोर्स के बारे में जाने थे, अब दो फोर्स लग रहा है। अब क्या करेंगे, मान लो अगर सिर्फ मान लो 3 नहीं था, 3 न्यूटन नहीं है, मान लो 3 नहीं है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाता है सर, जिसपे फोर्स लग रहा है उस मास को छोड़ देने, ऊपर में वही मास लिखने, नीचे में दोनों को जोड़ करके गुने उस 3 दूनी 6, तो ये 2 आता। कब? जब ये 3 नहीं होता तो 2 होता। बच्चा 2 मार के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन गलती करोगे इस बार ना ये 3 दिया हुआ है। तो सोचो, तो तुमको पूछ रहा है इस बीच का नॉर्मल, तुमसे पूछ रहा है ये नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है। एक बात बताओ, हम कह रहे हैं इस दोनों में से बड़ा कौन सा है? इसको बड़ा को F1 मान लो, छोटा कौन सा है? इसको F2 मान लो। क्लियर ना? अब देखो नॉर्मल निकालना है ना बाबू, जुगाड़ देखो, कुल मेथड देखो क्या कह रहा है। जिसपे बड़ा फोर्स लग रहा है उस मास को छोड़ दो, जिसपे बड़ा लग रहा है उस मास को छोड़ दो, ऊपर लिख लो जिसपे नहीं लग रहा है। चलो नीचे में टोटल मास, अब गुना क्या करना है? गुना तुमको करना है F1 माइनस F2, अब प्लस में F1 नहीं सॉरी, प्लस में F1 नहीं, प्लस में छोटा वाला फोर्स है ना, प्लस में F2। क्या करना है? प्लस में F2। ये लिख लो, ये नोट कर लो। अब देखो नॉर्मल तो 1/3 जो मास है इनटू F1 कितना है सर? 6 माइनस 3 और इनटू नहीं प्लस है ना, प्लस छोटा वाला फोर्स कितना है? 3। तो कितना हो गया बउआ? n बराबर ये हो जाएगा 3/3 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 1 + 3, कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। मजा आ गया सर, बढ़िया मेथड है। तो याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर ये चीज तुमको पता है तो। 2 फोर्स दे दिया, सिंपल सिंगल फोर्स देता है, हमने बता रखा है अपने लेक्चर में। अगर 2 फोर्स दे दिया तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, डरना है ही नहीं मेरे को। जब कंसेप्ट पता है यार, डरने का क्या मतलब है? ठीक है ना? याद रखना, ठीक है ना बाबू? तो आसानी से, टाइम बहुत कम लगेगा इसमें, टाइम बहुत कम लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन वेट 80 किलो, किसी 80 किलो आदमी का वजन है, कितना है बउआ? 80 किलो। चलिए 80 किलो है। ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल, ठीक है, इन अ लिफ्ट which moving downward with uniform acceleration। मान लेते हैं ये लिफ्ट है, नीचे की ओर जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ही स्टैंड वेइंग स्केल इन द लिफ्ट, यहां पे ये आदमी खड़ा है। आगे कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, इस स्केल पे वेइंग मशीन, इस पे रीडिंग क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? कम शो करेगा, नीचे आ रहा है। तो सिंपल बात है, तो इस पे रीडिंग मतलब नॉर्मल, रीडिंग मतलब नॉर्मल निकालना है ना। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस ए। घटा देते हैं नीचे आने पे, ऊपर जाने पे बढ़ेगा, क्योंकि वेट कम ना होगा यार, लिफ्ट नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है मतलब वेट कम होता है। देखोगे मेरा लेक्चर, तो नॉर्मल रीडिंग होता है, नॉर्मल निकालेंगे। मास कितना है बाबू? मास है इसका 80, जी कितना होता है? 10, माइनस ए कितना दिया है? 5। तो बचा कितना ना? बचा कितना? 5। 80 गुना 5, 8 5 जा 40, 400। जाओ, ये मेरा आंसर है ना, 400 न्यूटन। कितना न्यूटन? 400 न्यूटन। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है, समझ में आया ना? ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है। एक लिफ्ट है जो नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसका वैल्यू दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे कोई वेइंग मशीन लगा हुआ है, आदमी अपना वजन देख रहा है। पहले तो देखा वजन क्या है, घट रहा है कि घट रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो सिंपल सोचना पड़ेगा कि हमारा वेट घटेगा ना। हम आज के क्लास में ही बताए घटेगा, तो याद रखना कितना होगा? 400 न्यूटन। कितना वेट होगा? 400 न्यूटन। क्लियर है? पहले वेट कितना था इसका? 80 किलो। तो 80 किलो मास होगा, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 800 न्यूटन। घट के कितना हो गया? 400 न्यूटन। क्लियर है ना? देख रहे हो ना, घटा ना? हाँ। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। 8 केजी, 27 केजी, 36 केजी। कितना कितना है? 8 किलो, 27 किलो और 36। गलत 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 गलत, ऐसे कैसे? देखो क्या शब्द दिया, क्या दिया? 1 केजी। ये 1 केजी है,
ये 8 kg है ना, और ये 27 kg है ना, जी सर, और ये फोर्स कितना है 36 न्यूटन का। तो क्या पूछ रहा है सर, कह रहा है देन टी, इतना आसान ये पूछ रहा है, दूर फालतू है। तो सिंपल मेरा कूल मेथड लगा, तो जो फोर्स लग रहा है उस मास को छोड़ दो, उस मास को छोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 27 को जोड़ दो, 8 प्लस 27, नीचे में टोटल मास को जोड़ के लिखो, तो 8 प्लस 27 प्लस 1, गुना जो फोर्स दिया है 36 न्यूटन। तो कितना निकल के आएगा टी डैश, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 35, होगा ना 35, और नीचे हो जाएगा 35 एक 36, गुना 36, 36 से 36 कट गया, टी डैश बराबर 35 न्यूटन। 35 का ही है, बिल्कुल होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर है ना बाबू। तो देखो हम तो एक ही चीज कहेंगे कि अगर अभी जितना क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो जहां भी तुम जिस भी जगह पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल को जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, उतना तुम कंसेप्ट सीखोगे यार। क्योंकि देखो नीट में अब तुमको इतना है कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक अगर मान लो 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स के पेपर में, उसमें 45 में 45 कोशिश करने मेरे को आना चाहिए, क्योंकि तुम बना सकते हो यार, बहुत आसान होता है, हमने भी सॉल्व किया, हमने भी एग्जाम को निकाला है, तो मेरे को पता है कि 45 में से 45 क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तुम बना लोगे। जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता, जो बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं किया है, साल भर मेहनत ही नहीं किया है, क्योंकि बहुत देखो नीट वाले बच्चे को फिजिक्स की बहुत हार्ड लगता ही है, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स को एक हवा बना दिया, फिजिक्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे ना, फिजिक्स को सही से पढ़ोगे ना, फिर तुम रियलिटी में पता चलेगा कि सच में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हाँ वाकई में हार्ड होता है, हम नहीं मानेंगे कि क्वेश्चन ठीक है, फिजिक्स से मतलब पूछेगा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल क्वेश्चन देता है, लेकिन उस चीज को हमको तो नहीं बनाना कि मेरे को समझ लेना कि ये मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से क्या नहीं होगा, बना आराम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। बस फोकस रखो कि उस सवाल पे, कि उस सवाल किया कैसे गया है, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे जाता है तो फिर वहां पे डिमोटिवेट हो जाता है। खुद ही क्वेश्चन जब आता है ना एक साथ, देखो अभी तुमको लगता होगा कि यार ये मुझे आता है, ये मैं क्यों पढ़ूं, ये बहुत आसान है, लेकिन जिस वक्त तुमको क्वेश्चन का पेपर मिलेगा, जब तुम नीट के अटेम्प्ट करने जाओगे, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे, सारा कंसेप्ट तुम भूल जाओगे। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। तब क्या याद रहेगा, प्रैक्टिस। तब क्या याद रहेगा सर, प्रैक्टिस। याद, दिमाग में जो चीज तुम भर के गए हो, जो भी फॉर्मूला तुम रट के गए हो, वो सब भूलने वाले हो। ये लिख लो मेरे से। तो अभी के टेस्ट में अगर तुम्हारे पास 650 स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। 600 650 स्कोर तुम अगर कर रहे हो यार, यकीन मानो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। बस थोड़ा सा मेहनत और कर लो, कुछ बूस्ट कर लो अपने आप को, ठीक है ना। ये नहीं समझ ये चैप्टर को छोड़ देना, किसी को भी नहीं छोड़ना है, बहुत प्यार तरीके से हम लोग को चैप्टर खत्म करना है, ठीक है ना बाबू। तो याद रखना है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे को पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मेरे को वो सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि 15% तो ये समझ लो 15 से 20%, 20-25% मीडियम क्वेश्चन रहेंगे, मीडियम का इजी क्वेश्चन रहेंगे, बाकी मीडियम क्वेश्चन और 2 से 4-5 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं मुश्किल से। तो मेरे को उतना तो दिमाग, मान लेते 5 क्वेश्चन हटा देते हैं, 40 क्वेश्चन मेरे को सॉर्ट आउट करना है किसी भी अंदाज में, वो गलत नहीं होना चाहिए। और 45 में से भी मेरे को सारा क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हार्ड उसके लिए हार्ड है, वो एग्जामिनर हार्ड बोल करके सेट किया है। लेकिन जब तुम पढ़ लिए हो, एक बार मेरे से क्लास कर चुके हो, फिर वो क्वेश्चन को तुम हार्ड नहीं बोलोगे, ठीक है ना। क्लियर ना। चलिए तो आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्जी सवाल। यही सब फर्जी सवाल पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, 3 ब्लॉक्स ऑफ मास m m m m m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। मेरे को पढ़ना है क्या, बोलो पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देख लिए, सवाल सॉल्व करो। क्या पूछ रहा है, T2। क्या पूछ रहा है, T2, ये वाला पूछ रहा है ना। एक बात देखो, यहां पे देखो 2-2 फोर्स लगा है, यहां पे देखो 2-2 फोर्स लगा है। चलिए सर T2 निकालते हैं, बहुत मजा आएगा। तो किस मास को छोड़ोगे सर, जिधर 40 लग रहा है उसको छोड़ देंगे, इस दोनों को लिख लेंगे। लिख लो ऊपर में कितना कितना है सर, कितना कितना है, कितना कितना है, 10 किलो, 6 किलो, 4 किलो। तो 10 किलो को हटा दो, 6 4 को जोड़ दो, 10। ऊपर में कितना, नीचे में कितना जाएगा, 20 गुना इसमें से इसको घटाओ 30 प्लस छोटा वाला 10। तो बउआ कितना हो गया रे, ये सर हो गया आपको, ये हो गया ये हो गया आपको 300/20 प्लस में 10। तो कितना हो गया, 0 से 0 घटा 15। तो T2 बराबर कितना हो गया, 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25 न्यूटन। क्लियर है, 25 पे आंसर गया। जी सर चला गया।
कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में वही मास को लेना है जो इससे बड़ा वाला, इसको मान लो F1 मान लो, बड़ा फोर्स है, इसको मान लो F2, तो इसको छोड़ देना, इसको बड़ा वाला फोर्स है, इस मास को छोड़ दो, ये दोनों को ऊपर लिख लो। तो कितना कितना है, 6 और 4 10 किलो, नीचे टोटल 20 इंटू 30 प्लस में छोटा फोर्स। इस इंटू में करना है, बड़का में से छोटका माइनस करके लिखना है, प्लस में जो छोटा वाला उसको लिख देना है। क्लियर है ना? ये स्टेप को याद रखना है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिट हो जाएगा दिमाग में कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है, मेरे को किस दिमाग से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्योंकि मेन तो हमारा क्वेश्चन पढ़ के मेरे को अप्रोच करना आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि अभी तुमको पता है कि यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आराम से बना लोगे। लेकिन जब तुमको सारा कंबाइन मिलेगा, सब चैप्टर एक साथ मिलेगा, तो फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है ना? जी सर। चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, The two bodies A and B of mass 10 kg and 15 kg respectively। ठीक है सर। तो देखो पूछ क्या रहा है, T डैश, T डैश पूछ रहा है। T डैश कहां पे है, कहीं तो लग नहीं रहा है। कह रहा है कि horizontal of F is applied to A and T डैश with the tension when force F is applied to B। तो पहले का टेंशन इसका है T, उसके बाद का है T डैश। क्लियर है? तो दोनों निकालना है। चलिए तो हमको पहले T निकाल लेते हैं। तो फोर्स इस पे लगा, इस मास को छोड़ दो, ऊपर में लो 15 वाले को और नीचे में लो टोटल और गुने 500। यही ना लोगे? जी सर लेंगे। 25 दूना 50 20, 15 दूना 30 300। क्लियर है? 300 आएगा। और T डैश निकालो, तो T डैश निकालोगे, इस पे लग रहा है, इसको छोड़ दो, ऊपर में जो फोर्स नहीं लगा है जिस पे, दोनों को जोड़ के नीचे लिखो 25 गुना 750 30। T डैश कितना आ जाएगा? 300। दोनों ही 300 आएगा, तो दोनों ही 300 आएगा, दोनों ही 300 आएगा। होगा ना? 25 या 75 कटेगा ना, और 300 ये भी 300। तो सॉल्व कर लो आसानी से। ये सब कब हुआ? जब कूल मेथड तुम लोग को पढ़ाए थे। कूल मेथड पढ़े थे ना, इसी कूल मेथड का ये सब कंसेप्ट है, इसी कूल मेथड का ये सब कंसेप्ट है। ठीक है ना बाबू? जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या है, ये 2 blocks of mass 5 kg 3 kg connected by rope इतना kg resting on frictionless floor if constant force 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स जो है, 100 न्यूटन का फोर्स जो है अप्लाइड टू 5 kg ब्लॉक, 5 किलो ब्लॉक पे, देन टेंशन इन द रोप एट पॉइंट ए बी। ठीक है, ए बी पे टेंशन, तो यहां भी 2 किलो का बॉडी बांधे हुए नहीं, तो ए बी के बीच टेंशन पूछ रहा है। ठीक है निकाल लेते हैं। तो फोर्स किसी एंगल पे दिया हुआ ये चीज यहां पे है, इफ कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन अप्लाइड टू 5 kg ब्लॉक देन टेंशन इन द रोप। एक बात बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 50 cos 60 डिग्री होगा ना, तो ये हो जाएगा 50 गुने 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 25 लग रहा है, तो टेंशन निकालना है, तो उस वाले को छोड़ दो, ऊपर में 3 2 5, नीचे में 10 गुने जो भी फोर्स लग रहा है 25। क्लियर है ना? तो दोनों टेंशन निकालना है। क्या कह रहा है, टेंशन इन द रोप पॉइंट ए बी सी। ठीक है निकाल लेते, पहले तो टेंशन निकाल लेते किस पॉइंट पे, ए वाले पे। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12.5। तो 12.5 एक में है, बाकी तो हमको ए वाला है, पहले क्या पूछ रहा है, ए वाले का, तो आगे में जिसका 12.5 होगा वही आंसर जाएगा। बाकी टेंशन निकाल लो जुगाड़ मेथड से। ठीक है ना? आगे में था 12.5, लास्ट में था, ये थोड़े निकला है, ये ना निकला है, तो आराम से निकाल सकते हो, सवाल सॉल्व कर सकते हो। सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कल इसी तरह का सवाल हम लोग किए थे ना बाबू? जी सर किए थे। क्या कह रहा है, T1 और T2 का रेशियो। ठीक है सर, देखते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 6 kg 3 kg, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। जी सर ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले तुम एक्सेलरेशन निकालो, तो ये हो जाएगा 1g और ये हो जाएगा 3g। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, 3g माइनस 1g अपॉन टोटल मास, तो कितना हो जाएगा सर 2g/4, 2 2 जा 4, तो g/2 मतलब कितना सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T1 निकालना है, तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो T1 तो माइनस हो जाएगा g, 1g को g बराबर क्या हो जाएगा 1a।
तो यहां से तुम T1 निकाल सकते हो। T1 बराबर जी उधर जाएगा 1 ए का वैल्यू कितना है 5, तो 1 गुने 5 और ये माइनस से जाएगा प्लस 10, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। T1 आ गया 15, T1 आ गया 15। अब T2 निकालो तो ये नीचे आ रहा है, तो ये 3G माइनस हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 3A। तो यहां से T2 निकालना, T2 को उधर ले जाओ, तो 3G माइनस 3A, 3G का वैल्यू 10 माइनस 3, A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू 5 आया है, तो कितना निकल के आएगा 30 माइनस 15, ये निकल के आएगा 15। कितना आया 15। दोनों का रेशियो निकाल लो, तो T1 बाई T2 15/15 कट के आ जाएगा 1:1, तो 1:1 होगा रेशियो, 1:1 होगा रेशियो। क्लियर है ना बाबू जी? सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्लोप का क्वेश्चन है। बार बार कह रहा है गिरने के लिए कौन मदद करता है, गिरेगा ना। कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 ब्लॉक्स इतना इतना फ्रिक्शन स्टेबल, so in the then the block A moves down the plane, the block B moves down the plane, the both block remains at rest, रेस्ट में रहेगा, देखना होगा। ये मास है, इसके नीचे में क्या लगेगा सर 3mg साइन 53 डिग्री, और इसके नीचे में क्या लगेगा सर 4mg साइन 37 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब देख लो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा। ये हो जाएगा 3mg साइन 53 4/5, और वो साइन 37 है, तो हो जाएगा 4mg गुना 3/5, तो कितना हो गया 4 4 3 या 12 mg/5, और ये कितना हो गया 4 3 12 mg/5, दोनों तो सेम ही आया। 12 mg/5 12 mg/5 मतलब ब्लॉक्स मीव्स, बोथ ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट, बोथ ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट, दोनों की तरफ सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस याद रखना गिरने में कौन मदद कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक बात होता है नीचे गिर रहा है mg साइन थीटा की वजह से, 2mg साइन थीटा की वजह से। चलिए एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, तो एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ, ए बराबर हो जाएगा 2mg साइन थीटा बटे टोटल मास 2m और m, 3m हो जाएगा, m से m कट गया, यही ना 2m और m 3m, तो ये कितना हो जाएगा a बराबर 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा बाई 3, 2g साइन थीटा बाई 3, 2g साइन थीटा बाई 3, 2g साइन थीटा बाई 3। क्लियर है ना बाबू? तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लोगे बहुत बढ़िया तरीके से। टोटल मास जोड़ दो, एक ही तरह का फोर्स लिख रहा है जो गिरने में मदद करा, जो गिरा रहा है, ठीक है ना। याद रखना इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स गिरा रहा हो, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज को गिरने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 masses m1 और m2 है, ठीक है। द सिस्टम इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द स्प्रिंग विल, स्प्रिंग क्या होगा, ये मास m है, ये m2 है, स्ट्रेच व्हेन m2 कंप्रेस व्हेन m2 गिरे, मतलब मान लो कि अगर m2 भारी होगा, अगर m2 का वजन ज्यादा होगा और m1, देखो जैसे स्प्रिंग को छोड़ा गया, छोड़ेंगे एक टाइम पे दोनों आएगा, पास में पहले मिलेगा, मतलब स्ट्रेच व्हेन m2 बड़ा होगा, कंप्रेस व्हेन m2 छोटा होगा। नाइदर कंप्रेस नॉर स्ट्रेच ओनली व्हेन m1, नाइदर कंप्रेस और नॉर स्ट्रेच, वैल्यू ऑफ m1 m2, नाइदर कंप्रेस्ड और नॉर स्ट्रेच्ड। तो याद रखना कि स्प्रिंग जो है ऐसे करके जब छोड़ोगे ना, तो पहले ये नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। क्लियर है ना, ये अपने नॉर्मल पोजीशन, अपने नॉर्मल वैल्यू पे आएगा। तो क्या कह रहा है, कंप्रेस नहीं, नाइदर कंप्रेस नॉर स्ट्रेच, ना तो कंप्रेस करेगा ना तो कंप्रेस करेगा, क्योंकि ये पहले अपने जैसे छोड़ोगे तुम, ये अपने नॉर्मल शेप और साइज में आएगा, फिर से वो नीचे साथ में गिरेगा। चलिए सर याद रखना, ये क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास 5 kg, बॉडी ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस इंक्लाइंड। तो एक बात होता है गिरने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, 5g साइन 30 डिग्री, 5g साइन 30 डिग्री। क्लियर है ना जी सर, क्लियर है। तो कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या मान लो, टेंशन मान लो, तो टेंशन बराबर बाबू क्या लिख सकते हो, 5g साइन 30 डिग्री लिखोगे ना,
तो t बराबर 5, g का मान होता है 10 और sin 30 होता है आधा, 2 पंचे 10, t बराबर कितना आ गया 25 न्यूटन। मतलब स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा 25 न्यूटन। कितना मेजर करेगा बाबू 25 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द एलिवेटर सोज इन द डिसेंडिंग विद द रिटार्डेशन ऑफ इतना, मतलब रिटार्ड कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, कितना से सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज इतना, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक ए ऑन दी ब्लॉक बी। ठीक है, देखो एक बात, दो ब्लॉक है ना, ये नीचे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि ब्लॉक ए पे निकालना बी के द्वारा। तो सबसे पहले देखो कि ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है। एक तो लगेगा सबसे पहले नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्लियर है, ऊपर लगेगा। उसके बाद ए पे ही पूछ रहा था, mg डायरेक्ट लगेगा, ए पे पूछ रहा, बी पे तो नहीं पूछ रहा। ब्लॉक ऑन ए, फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन दी ब्लॉक बी, ठीक है। उसके बाद इस पे लगेगा mg, मास कितना दिया हुआ, मास दिया हुआ, द मास ऑफ ब्लॉक ए 0.5 g लगेगा। ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब ये निकाल सकते हो तुम 0.5 g माइनस एन बराबर लिख सकते हो 0.5 गुने ए। तो यहां से तुम नॉर्मल निकाल सकते हो आसानी से, नॉर्मल इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 10 जी का मान 10 तो 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा 5 दूनी 10 तो -1, तो नॉर्मल बराबर कितना आ गया 4 न्यूटन। है कहीं क्या 4 न्यूटन। तो डिपेंड करता है कि क्या क्या रहा है। तो ए पे पूछ रहा है, ए पे तो ए पे mg सिर्फ लगेगा इतना, ये फोर्स लगाएगा नॉर्मल। तो सॉल्व करके इक्वेशन नीचे आ रहा था ना नीचे, तो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहां पे गौर कर लोगे एक बात कि यहां पे ऑब्जर्वर किसको माना गया बाबू, कहीं ये बताओ तो हमको। कह रहा है ऑन ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो बी को ऑब्जर्वर माना गया, बी को किसा माना गया ऑब्जर्वर। और ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम होगा ये, बी जो है, बी क्या है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना बाबू, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। क्या है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉस वैलिड होता है क्या, नहीं होता है। तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता है ना, जी सर लगाना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, गड़बड़ किया। देखो इसको फिर से मिटा, देखो वैल्यू वही आएगा, वैल्यू वही आएगा, फिर से कह रहे हैं वैल्यू वही आएगा, लेकिन फोर्स लगने का तरीका गलत है हमारा। ऊपर नॉर्मल लगाना, अब एक्सेलरेशन नीचे है, सूडो फोर्स क्या कहता है, हम तो ऊपर लगेंगे, हम तो ऊपर लगेंगे। लग गया, लिख लो नॉर्मल प्लस सूडो फोर्स बराबर 0.5 g। लिख सकते हो जी सर, लिख सकते हैं। अब एक काम करो ना, क्या करोगे, तो नॉर्मल प्लस सूडो फोर्स क्या होता है, ma होता है। m कितना है 0.5 a बराबर 0.5 g, ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाओ, अब उसको उधर ले जाओ, तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा 0.5 g मतलब 5 माइनस 0.5 ए, तो 5 माइनस 0.5 ए का मान कितना है बउआ, ए का मान है 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 ए गुने 2, नॉर्मल बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आंसर तो वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बनाने का तरीका जो था थोड़ा सा गलत होगा ना, क्योंकि मेरे को ऑब्जर्वर मालूम होना चाहिए इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। सवाल तुम बना रहे हो लेकिन मानते हैं तुमने यूज कर लिया न्यूटन्स लॉ को, और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, हम नॉन इनर्शियल पे वैलिड ही नहीं है, हम नॉन इनर्शियल वैलिड ही नहीं है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिल्कुल आंसर सही मिलेगा, लेकिन सूडो फोर्स तुम लगा के सॉल्व किए हो, वो तुमको पता नहीं था लेकिन तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो याद रखना है कि नॉन इनर्शियल है कि इनर्शियल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नॉन इनर्शियल के बेसिस पे था, ऑब्जर्वर को बी था हमारा, ऑब्जर्वर कौन था बाबू, बी था हमारा, क्लियर ना। चलिए सर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, खत्म हमारा लेक्चर। तो आज का जो हमारा क्लास है वो बाबू खत्म होता है, और हमारा लॉज ऑफ मोशन भी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, बहुत वास्ट चैप्टर है जिसको हमने बहुत कम समय में कंप्लीट करवाया है। आप लोग जाकर के पूरा लेक्चर देखेंगे, डीपली पूरा नॉलेज हमने दिया है इस लेक्चर में, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकते, इससे पहले नहीं बन रहे थे, वो सारा का सारा इसको देखने के बाद बन जाएंगे। जो भी दिक्कत आएगा मेरे को कमेंट करोगे, लेक्चर कैसा लगा वो बताओगे, फीडबैक जरूर दोगे, ठीक है ना बाबू। चलिए इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, और आज के लिए टाटा बाय बाय।